Renegade Immortal, Chapter 996. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. 100 Fingers of Death ने मौत की एक लकीर बनाई जैसे ही वो आसमान में आगे बढ़ी और सुर्ख बिजली से टकरा गई। फिर एक और भी जोरदार गरज आसमान में गूंजी। इस लम्हे पूरा आसमान लरज उठा जैसे वो उलटने वाला हो। फिंगर ऑफ डेथ लाइफ फोर्स को जज्ब करती है और उसे तबाही में बदल देती है। जिस लम्हे फिंगर ऑफ डेथ सुर्ख बिजली से टकराई उसने बहुत सी जिंदगी जज्ब कर ली थी, लेकिन ये अब भी डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइटनिंग का मुकाबला नहीं कर सकी। सुर्ख बिजली की ताकत के नीचे फिंगर ऑफ डेथ की काली रोशनी तेजी से गायब होती गई, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। सुर्ख बिजली मुसलसल नाजिल होती रही, लेकिन इसका रंग पहले से थोड़ा धुंधला था। वोंग लिन के बाल हवा में लहरा रहे थे जब उसने सुर्ख बिजली को ना झुकने वाली नजर से देखा। उसने बस तमाम लाइफ सील्स को हटाने का फैसला किया जो उसकी हिफाजत कर रहे थे और उन्हें 3700 से ज्यादा स्लॉटर एनर्जी की लकीरों में बदल दिया। उसका दायां हाथ आसमान की तरफ इशारा कर रहा था और स्लॉटर एनर्जी उसके हाथ पर जमा हो गई। 3700 से ज्यादा स्लॉटर एनर्जी की लकीरें तूफान की तरह बाहर निकलीं। जब वोंग लिन इस तूफान के अंदर खड़ा था, उसकी आंखों ने ताकतवर किलिंग इंटेंट जाहिर किया। कत्ल! एक चीख के साथ उसके हाथ में स्लॉटर एनर्जी तेजी से जमा हो गई। 3700 से ज्यादा लकीरों से एक में ये एक काले ड्रैगन में बदल गई। कत्ल का ड्रैगन! वोंग लिन की आंखें सुर्ख हो गईं। उसके पास ना सिर्फ किलिंग इंटेंट था, बल्कि उसके पास कत्ल का दिल भी था। वो आसमानों के लिए किलिंग इंटेंट रखने वाला शख्स नहीं था, लेकिन ये उसे इस नस्ल का जीनियस बनाने के लिए काफी था। एक सच्चा जीनियस। वोंग लिन की शख्सियत ऐसी थी कि वो जो भी जरूरी हो करने को तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आसमान हो या आसमानों का दाव। अगर तुम उसे मारना चाहते थे तो वो तुम्हें मार देगा, चाहे तुम कोई भी हो। उसके कत्ल के दिल और उसके किलिंग इंटेंट के साथ स्लॉटर एनर्जी से बने ड्रैगन ने जैसे अपनी जिंदगी हासिल कर ली। ये ड्रैगन वोंग लिन के आसमानों की बगावत के इरादे की नुमाइंदगी करता था। कत्ल! ड्रैगन ने एक दहाड़ मारी और सीधा सुर्ख बिजली को निगलने चला गया। यहाँ तक कि आसमानों की डिवाइन रेट्रिब्यूशन भी ड्रैगन के निगलने के लम्हे धुंधली महसूस हुई। लेकिन डिवाइन रेट्रिब्यूशन आसमानों की तरफ से सजा थी और ये आसमानों के किलिंग इंटेंट को खुद उठाए हुए था। अगरचे स्लॉटर ड्रैगन ताकतवर था, लेकिन ये अब भी काफी नहीं था। ड्रैगन टूट गया, लेकिन इसके टूटने से सुर्ख बिजली और भी धुंधली हो गई और इसका साइज छोटा हो गया। ड्रैगन की दहाड़ अब भी आसमान में गूंज रही थी जब सुर्ख बिजली ड्रैगन को चीरकर सीधी वोंग लिन की तरफ बढ़ी। जिस लम्हे सुर्ख बिजली नाजिल हुई, वोंग लिन के बाल अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगे और उसकी दाईं शहादत की उंगली पर एक अजीब काली रोशनी नमूदार हुई। डिमोनिक फिंगर! वोंग लिन की आंखों में सुर्ख रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह ऐसी रोशनी ने ले ली जो सिर्फ डीमन की आंखों में मौजूद हो सकती थी। उसके जिस्म में मौजूद तमाम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह हरकत करने लगी जब ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई। इस लम्हे वोंग लिन के कदमों के नीचे जेड्स की छोटी पहाड़ी, जो पहले दुधिया सफेद थी, अब काली होने लगी जैसे उस पर काली स्याही उंडेली जा रही हो। पलक झपकने में पूरे सेलेस्टियल जेड्स का छोटा ढेर मुकम्मल तौर पर काला हो गया। अंदर मौजूद तमाम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी मुकम्मल तौर पर डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई थी। डिमोनिक फिंगर पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। अगर सीतू नान खुद यहाँ आते और डिमोनिक सिंगर का इस्तेमाल करते तो ये उससे बहुत ज्यादा ताकतवर ना होती जो वोंग लिन अभी इस्तेमाल कर रहा था। ये इसलिए क्योंकि वोंग लिन ने ना सिर्फ अपने जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को बदला था, बल्कि अपने कदमों के नीचे सेलेस्टियल जेड्स की छोटी पहाड़ी में मौजूद तमाम सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को लामहदूद मिकदार में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया था। उसकी उंगली की नोक पर काली रोशनी के अंदर जो था वो ना सिर्फ डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी थी, बल्कि उसका दाव भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये सेलेस्टियल दाव था या डिमोनिक दाव। इसमें वोंग लिन के आसमानों के लिए अपने दिल में बागी फितरत शामिल थी। काली रोशनी में मजबूत लगाव, वोंग लिन के ली मुवान के लिए अपने बाकी मानदा एहसास रखने की ख्वाहिश और आसमानों की बगावत करने की हिम्मत भी शामिल थी। इसमें वो अज़्म और ना झुकने वाली फितरत भी थी जब वो एक फर्नी इंसान था जिसने बहुत सी आफतों का तजर्बा किया और कल्टीवेशन में अपने रास्ते पर चलते हुए लातादाद खतरात से गुजरा। इस उंगली ने सबके दिलों को हिला दिया। काली रोशनी सुर्ख रोशनी की तरफ बढ़ी। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे दुनिया कदीम अबतरी के वक्त में वापस चली गई हो। सुर्ख आसमान था और काला जमीन थी।
सुर्ख डिवाइन रेट्रिब्यूशन को नुमाइंदगी करता था और काला हेवन डिफाइंग इरादे की नुमाइंदगी करता था। सुर्ख और काले का टकराव आसमान हिला देने वाला था और इस लम्हे पूरा स्काई डीमन सिटी कांप उठा। जलजला आसपास के पहाड़ों और मैदानों तक भी फैल गया। धमाकों की आवाजें जमीन से आईं, जैसे जमीन के नीचे लातादाद बम फट रहे हों। इन धमाकों से एक नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत पैदा हुई, जिससे पूरा स्क्वायर मुकम्मल तौर पर गिर गया। आसपास के सभी स्टैंड्स भी गिर गए, जिससे लातादाद लोग हवा में उड़ गए। तमाम डीमन जनरल्स तेजी से पीछे हट गए, जैसे अगर वो एक कदम भी देर करते तो वो इसमें फंस जाते। तमाम कमांडर इन चीफ्स के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो पीछे हट गए, सिवाय हेवन कमांडर इन चीफ के। वो सबसे करीब था और उसने आ भरने से पहले सब कुछ देखा। फिर उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और जेड की एक बोतल निकाली। उसने जाने से पहले जेड की बोतल को एक बामानी नजर दी और फिर उसे वैंगलिन की तरफ फेंक दिया। वैंगलिन के ऊपर आसमान में सुर्ख और काले ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की ताकत, 100 फिंगर्स ऑफ डेथ, 3700 से ज्यादा स्लॉटर ड्रैगन्स जो वैंगलिन के कत्ल के दिल से भरे हुए थे, और लातादाद सेलेस्टियल जेड्स जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में तब्दील किए गए थे ताकि सबसे ताकतवर डिमोनिक फिंगर बनाई जा सके जो वैंगलिन ने कभी बनाई थी। सुर्ख रोशनी आखिरकार इन तमाम स्पेल्स के मिलने के बाद बेअसर हो गई। जिस लम्हे सुर्ख रोशनी गायब हुई, वैंगलिन का चेहरा इंतहाई जर्द था। उसने जेड की बोतल पकड़ी जो हेवन कमांडर इन चीफ ने उसे दी थी। बोतल के अंदर एक गोली थी, लेकिन उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। उसने संजीदा एक्सप्रेशन के साथ आसमान की तरफ देखा। वैंगलिन को यकीन नहीं था कि आसमान सिर्फ डिवाइन रेट्रिब्यूशन की एक बिजली भेजेगा जब वो किसी को मारना चाहता हो। कश्ती पर सवार नौजवान ने भी संजीदा एक्सप्रेशन के साथ आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सदमे की झलक थी। सुर्ख बादल गायब नहीं हुआ, लेकिन कोई शिद्दत भरा रद्द अमल नहीं था, जैसे सब कुछ पुरसुकून हो रहा हो। लेकिन इस सुकून ने एक ना दिखाई देने वाला दबाव पैदा किया, जिसने आसमान और जमीन को घेर लिया। ये है। नौजवान का एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया। वो अब पहले जैसा सुकून बरकरार नहीं रख सका और उसने एक कदम उठाया और गायब हो गया। जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो वो शाही शहर के ऊपर आसमान में था। जब वो डिवाइन रेट्रिब्यूशन के इतना करीब आया तो उसका सर सुन हुए बगैर ना रह सका। इस बार लगता है कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं। नौजवान कड़वाहट से मुस्कुराया। तकरीबन उसी लम्हे जब वो नमूदार हुआ, उसका दायां हाथ वैंगलिन की तरफ बढ़ा। वो वैंगलिन को शाही शहर से बाहर निकालने वाला था ताकि डिवाइन रेट्रिब्यूशन से गुजर सके। अगर डिवाइन रेट्रिब्यूशन वैसा होता जैसा उसने पहले सोचा था तो वो इतना घबराया हुआ ना होता, लेकिन अभी ये डिवाइन रेट्रिब्यूशन उसे बुरा एहसास दिला रहा था। ठीक जब वो हाथ बढ़ाने वाला था, वो अचानक आसमान की तरफ देखने से पहले रुक गया। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और सोचा, चूंकि इस छोटे साथी को डिवाइन रेट्रिब्यूशन ने निशाना बना लिया है, मेरे पास उसे हिलाने की सलाहियत नहीं है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बाजू फैलाए। उसका जिस्म झिलमिलाया जब वो 1 से 2, 2 से 4 में बदल गया और एक पल में 8 लोगों में बदल गया। 8 हमशक्ले नौजवान तेजी से शाही शहर के गिर्द 8 शहरों में गए और तमाम रिहायशियों को फौरन मुंतकिल करने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्ट स्पेल एक्टिवेट किया। ये स्पेल इंतहाई मुश्किल था, यहाँ तक कि इस शख्स के लिए भी उसे बमुश्किल ऐसा करने के काबिल होने के लिए कुछ खुफिया टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी। जैसे ही उसने ये सब करना खत्म किया, आसमान अचानक बदल गया। आसमान में सुर्ख बादल तेजी से स्काई डेमन सिटी के ऊपर जमा हो गया। फिर सुर्ख बादलों से शान का एहसास आया, इससे पहले कि उन्होंने पूरे शहर को ढक लिया। नौजवान शहर के बाहर आसमान में था और जब उसने इस शान को नोटिस किया तो उसका एक्सप्रेशन एक बार फिर बदल गया। ये है हेवंस माइट। बिना किसी हिचकिचाहट के वो तेजी से जमीन पर उतरा। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, हेवंस माइट नमूदार हो गई है। पता नहीं अबाओ अजदाद नमूदार होंगे या नहीं। टूटे हुए स्क्वायर पर खड़े होकर वैंगलिन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना झुकने वाली फितरत बिल्कुल नहीं बदली। आसमानों की दूसरी सजा नाजिल हुई। इस बार डिवाइन रेट्रिब्यूशन हेवंस माइट की शक्ल में नमूदार हुई। हेवंस माइट, ये सो कॉल्ड हेवंस माइट क्या है? हेवंस माइट आसमानों की ताकत है। जब हेवंस माइट हरकत करती है तो हर चीज तबाह हो जाती है। जब हेवंस माइट हरकत करती है तो आसमान रंग बदलता है। जब हेवंस माइट हरकत करती है तो किसी मखलूक को इसका मुकाबला करने की इजाजत नहीं होती। तुम्हें हेवंस माइट के नीचे झुकना होगा। आसमानों के नीचे दब जाओ और इसकी ताकत के आगे हार मान लो। ये है हेवंस माइट। जैसे ही हेवंस माइट नाजिल हुई, आसमान से एक ताकतवर दबाव आया। आसमान में विशाल सुर्ख बादल 1 इंच नीचे उतरा।
इस 1 इंच के उतरने से पहले से टूटे हुए स्क्वायर को हर तरफ फाड़ दिया। धमाके से पैदा होने वाली शॉक वेव को फैलने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि इस दबाव ने उसे जमीन में ढकेल दिया। आसमान की ताकत के नीचे शॉक वेव के पास धूल उड़ाने की भी अहलियत नहीं थी। वैंगलिन ने सिर्फ अपना जिस्म भारी महसूस किया, जैसे उसके ऊपर लाखों पाउंड्स का वजन डाला जा रहा हो। वो अपने जिस्म से चीजों के फटने की करारी आवाजें सुन सकता था। इस लम्हे वैंगलिन को वहम हुआ कि उसे खुद दुनिया निचोड़ रही है। ये वही एहसास था जब वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में स्पिरिट वेन के दबाव के नीचे कल्टीवेशन कर रहा था। उस वक्त उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई थी और वो महज एक फानी इंसान बन गया था। कुछ देर बाद हेवंस माइट एक बार फिर हिली और तमाम सुर्ख बादल एक बार फिर नीचे उतरे। इस बार दबाव और भी बढ़ गया और स्क्वायर के गिर्द तमाम महल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। इस किस्म का टूटना वैंगलिन को मरकज मानते हुए पागलों की तरह फैला और हेवंस माइट आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। तकरीबन एक पल में शाही महल का एक छोटा हिस्सा गिरना शुरू हो गया। वैंगलिन की टांग बिल्कुल नहीं हिली, क्योंकि एक ताकतवर ना झुकने वाला औरा उसके जिस्म से फूट पड़ा। उसने अपना सर उठाया जब उसने आसमान में सुर्ख बादल को देखा और नरमी से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। सुर्ख बादल से गरज की लहरें आईं जब ये एक बार फिर नीचे उतरना शुरू हुआ। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। इस बार ये लगातार 3 इंच नीचे उतरा और हेवंस माइट नीचे आ गिरी। जमीन ने ऐसी आवाज निकाली जैसे वो अब मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाही महल की तमाम इमारतें इस दबाव के नीचे कुचली गईं। स्काई डायमंड कंट्री का शाही शहर जो लाखों सालों से खड़ा था, डायमंड ड्रम के अलावा सब धूल में बदल गया। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे आसमान गिर गया हो। ये हेवंस माइट थी। किसी को हेवंस माइट के नीचे झुकना होगा। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम हेवंस माइट से कुचल कर मर जाओगे। अगर आसमान मारना चाहते हैं तो तुम्हें मरना होगा। जिस लम्हे शाही शहर खंडरत में बदल गया, जमीन के नीचे से गुस्से की लहरें बाहर निकली। Renegade Immortal, Chapter 597. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. कुत्ते की गंदगी, डिवाइन रेट्रिब्यूशन और छोटे कमीने, तुम लोग मेरे स्काई डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत को तबाह करने की जुर्रत करते हो? लानत हो तुम पर, लानत हो तुम सब पर। तुम बच्चे मरने के लायक हो और ये डिवाइन रेट्रिब्यूशन और भी ज्यादा मरने के लायक है। डिवाइन रेट्रिब्यूशन? अच्छा, मेरे आबाओ अजदाद डिवाइन रेट्रिब्यूशन से गुजरकर कल्टीवेशन करने में कामयाब हुए थे। मैं देखना चाहता हूं कि इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन में कितनी ताकत है। जमीन के नीचे से गुस्से भरी दहाड़ों के सिलसिले निकले। फिर जमीन के नीचे से गरजदार गूंजें आईं जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन की गरज से कम वजनी नहीं थीं। 5 ताकतवर शॉकवेव जमीन के नीचे से बाहर निकलीं। अगरचे हेवंस माइट इसे दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये शॉकवेव फिर भी 100 फीट हवा में जबरदस्ती दाखिल होने में कामयाब हो गई। 5 सफेद बाल वाले बूढ़े आदमी, जिनकी आंखें डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थीं, 5 शॉक वेव्स के साथ बाहर निकले। सिर्फ उन्हें देखकर कोई भी वक्त के गुजरने को महसूस कर सकता था। उनके पतले ऊपरी जिस्म नंगे थे, लेकिन उन दुबले जिस्मों से तकरीबन कदीम ऑरा निकल रहा था। आसमान में सुर्ख बादल शिद्दत से हिला और 3 इंच मजीद नीचे उतरा। पूरे दारुल हुकूमत शहर की जमीन टूट गई और वैंगलिन के पूरे जिस्म के मसामों से खून के कतरे निकले। उसके गोश्त और हड्डियों के कुचले जाने की आवाजें आईं और उसे ऐसा लगा जैसे लातादाद बड़े पहाड़ उसके ऊपर गिर रहे हों। वैंगलिन की टांगें सीधी रहीं, जबकि उसके नीचे जमीन धंस गई। उसकी टांगें घुटनों तक जमीन में धंस गई। हेवंस माइट का दबाव सीधा उसकी रूह में दाखिल हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी रूह के अंदर कोई नाताबिले बयान पुरवकार आवाज दहाड़ रही हो। वैंगलिन ने अपना सर उठाने की कोशिश की। उसने आसमान की तरफ देखा और एक लफ्ज नहीं कहा। न सिर्फ वो 5 बूढ़े आदमी इस हेवंस माइट के नीचे बेमार नहीं थे, बल्कि वो सब पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें से हर एक इस दबाव के नीचे उड़कर हवा में तैरने में कामयाब हो गया। पुरसुकून। कोई हैरत नहीं कि आबाओ अजदाद कहते थे कि ये हेवंस माइट कुत्ते की हवा है। ये दबाव इतना पुरसुकून है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कोसूं। बकवास! आबाओ अजदाद ने ऐसी बात कब कही? उन्होंने साफ कहा था कि हेवंस डाओ एक शरारती लड़की है। अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे ऊपर दबाव डाले, तो तुम्हें बस उसे नीचे ढकेलना होगा और उसके ऊपर दबाना होगा। तुम दोनों बकवास कर रहे हो। मैंने आबाओ अजदाद के छोड़े हुए रिकॉर्ड सैकड़ों बार पढ़े हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। 5 बूढ़े आदमी आपस में लड़ने लगे। हेवंस माइट और भी गुस्से में आ गई और सुर्ख बादल 8 इंच मजीद नीचे उतरा।
जमीन दहाड़ी और पूरे शाही शहर की जमीन कुचल दी गई। अगरचे शॉकवेव सतह पर फैल नहीं सकी, लेकिन ये जमीन के नीचे ऐसे फैली जैसे सतह के नीचे ड्रैगन्स हरकत कर रहे हों, और इसने तकरीबन आधे स्काई डीमन सिटी को मुतासिर किया। 5 बूढ़े आदमियों ने अचानक बात करना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनके जिस्मों को किसी ना दिखने वाले हाथ ने मारा हो और जमीन पर पटख दिया हो। हेवंस माइट के मरकज में वैंगलिन था। उसके जिस्म से कड़कने की आवाजें आईं और वो और भी नीचे धंस गया। इस बार उसके जिस्म का आधा से कम हिस्सा जमीन से ऊपर था। 5 बूढ़े आदमी फौरन उठे, आसमान की तरफ इशारा किया और कोसने लगे। मैं एंशिएंट डीमन की नस्ल हूँ जो आसमानों के कवानीन से बाहर हूँ। तुम महज एक डिवाइन रेट्रिब्यूशन हो और बेकार हो। जैसे ही वो पांचों कोस रहे थे, वो एक बार फिर आसमान में उड़ गए। इस बार उनके जिस्म से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उमंड आई। घनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ने पूरे स्काई डीमन सिटी को घेर लिया जब वो पांचों सीधा सुर्ख बादलों की तरफ उड़े। हेवंस माइट हिली और सुर्ख बादल एक बार फिर नीचे उतरा। इस बार ये 10 फीट नीचे उतरा। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे एक विशाल हाथ स्काई डीमन सिटी पर गिरा हो, क्योंकि ये सब एक पल में धूल में बदल गया। जोरदार गरज के साथ जमीन पर लातादाद दरारें नमूदार हुईं। ये दरारें बहुत बड़ी थीं और पलक झपकने में स्काई डीमन सिटी के नीचे की जमीन फट गई। वैंगलिन ने खून का एक बड़ा घूंट थूका और उसके जिस्म से चीजों के टूटने की आवाजें आईं। अभी वो मुकम्मल तौर पर जमीन में दफन हो चुका था, जमीन पर सिर्फ एक गहरा गड्ढा छोड़ गया था। वो 5 बूढ़े आदमी जो सुर्ख बादलों की तरफ बढ़ रहे थे, एक बार फिर जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर 5 गहरे गड्ढे छोड़ते हुए। गड्ढों में से एक में मौजूद बूढ़ा आदमी गजबनाक था। वो बाहर निकला और गुस्से से चिल्लाया, डिवाइन रेट्रिब्यूशन, तुम गधा! तुमने मेरे स्काई डीमन सिटी को तबाह किया, तो मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। इस लम्हे वैंगलिन बाहर कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। इस लम्हे वो जमीन के नीचे था और अपने जिस्म में तमाम एहसास खो चुका था। अभी उसकी मेरिडियंस टूटी हुई थीं और उसकी हड्डियों के राख में बिखरने के आसार थे। जब आसमान उसे मारना चाहते हैं और कोई हार नहीं मानता, तो जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं है। वैंगलिन की आंखें फटी हुई थीं। अब तक भी उसकी आंखें ना झुकने वाले ऑरा से भरी हुई थीं। उसका जिस्म कुचला जा सकता था और उसकी ओरिजिन सोल टूट सकती थी, लेकिन उसका दाव हार्ट कभी समझौता नहीं करेगा। जब ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जो आसमानों की बगावत करके कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो वो आसमानों की सजा से बचने के लिए सब कुछ करेंगे। वैंगलिन के जहन में एक हल्की आवाज गूंजी। आसमानों का दाव कल्टीवेटर्स के छुपने से नहीं डरता, क्योंकि एक बार जब वो छुप जाते हैं तो उनके दिल में बगावत का मतलब नहीं रहता। आसमानों का दाव असल में उन लोगों से डरता है जो बचने की बजाय सामना करने का इंतखाब करते हैं। उन मखलूकात के लिए आसमान उन्हें मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तुम पहले नहीं हो और तुम आखिरी नहीं होगे। जब दूसरे एसेंडेंट का सामना करते हैं तो वो या तो आसमानों के दाव की पैरवी करते हैं या उससे बचते हैं, इसलिए डिवाइन रेट्रिब्यूशन नहीं आती। फिर भी तुमने इसका सामना करने का इंतखाब किया और इसकी वजह से डिवाइन रेट्रिब्यूशन नाजिल हुई। आसमानों का दाव तीसरी किस्म की हेवन डिफाइंग कल्टीवेशन की इजाज़त नहीं देगा। लातादाद सालों पहले जब कायनात पहली बार बनी थी, एक ऐसी नस्ल थी जो आसमानों के दाव जितनी पुरानी थी। उस नस्ल के अरकान के पास बहुत ताकत थी। उन्होंने उस ताकत को अपना दाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने उस दाव को आसमानों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ के पास हैरान कुन स्पेल्स थे। अपने हाथ के घुमाने से वो दाव को तबाह कर सकते थे और स्पेल्स को आसमानों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे भी थे जो कत्ल के रास्ते पर चलते थे। वो कत्ल में रहते थे और मौत को आसमानों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने खुद को एंशिएंट ऑर्डर कहा। डिवाइन रेट्रिब्यूशन उनके जिस्मों को तबाह नहीं कर सकी और हेवेंस माइट उन्हें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकी। वो पहली मखलूकात बन गए जिन्होंने आसमानों की बगावत करते हुए कल्टीवेशन की। लातादाद सालों बाद एंशिएंट ऑर्डर बिखर गया। जिनके पास इंतहाई ताकत थी, उन्होंने खुद को एंशिएंट गॉड्स कहा। जो कत्ल के रास्ते पर चलते थे, उन्होंने खुद को एंशिएंट डेविल्स कहा। जिनके पास ताकतवर स्पेल्स का कंट्रोल था, उन्होंने खुद को एंशिएंट डीमंस कहा। वो दूसरी मखलूकात थीं जिन्होंने आसमानों की बगावत करते हुए कल्टीवेशन की। वांग लिन के जहन में एक हल्की आवाज गूंजी। अगरचे वांग लिन का जिस्म पहले ही टूट चुका था, लेकिन उसका जहन मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था। क्या तुम एंशिएंट डीमन हो? मैं एंशिएंट डीमन हूँ, वांग लिन ने सोचा। ताहम मैं नामुकम्मल हूँ।
जब मैं बेदार हुआ तो मैं डीमन ड्रम के अंदर था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि डीमन ड्रम मेरा हुआ करता था। लातादाद सालों तक मैं डीमन ड्रम से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने ड्रैगन लेक बनाने के लिए लोगों को सिखाने के लिए स्पेल्स इस्तेमाल किए। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस डीमन स्पिरिट लैंड में दूसरे मुल्कों में मेरे जैसी 8 और मौजूदगियां हैं। उन सब ने मेरे जैसा तरीका अपनाया। उन्होंने ड्रैगन लेक जैसी चीज बनाई और लोगों को सिखाना शुरू किया। मैंने इन लातादाद सालों में अपनी जैसी मौजूदगियों से बातचीत की है, लेकिन हम कभी भी मुतहिदा फैसले पर नहीं पहुंच सकते। मेरे जैसी हर मौजूदगी दूसरे को निगलना चाहती थी ताकि खुद को मजबूत बना सके। यही वजह है कि डीमन स्पिरिट लैंड में 9 मुल्कों के दरमियान जंग लातादाद सालों से जारी है। तुम कल्टिवेटर्स का नमूदार होना इस ना खत्म होने वाली जंग का पलड़ा भारी कर देता है। यही वजह है कि तुम कल्टिवेटर्स को डीमन स्पिरिट लैंड में मौजूद रहने की इजाजत दी गई है। वांग लिन ने डिवाइन सेंस का पैगाम भेजा। तुम्हारे नमूदार होने और मुझे ये सब बताने की कोई वजह जरूर होगी। ये सही है। मैं तुम्हारे जिस्म की मरम्मत में मदद कर सकता हूँ और इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन से गुजरने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें स्काई डीमन कंट्री में ताकत भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें दूसरे 8 मुल्कों की 8 मुकद्दस निशानियां वापस लानी होंगी। वांग लिन ने सोचा। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, लातादाद सालों में जब डीमन स्पिरिट लैंड मौजूद है, मैं वाहिद हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर नहीं हो सकता। वांग लिन को बोलने का मौका नहीं मिला जब उस आवाज ने उसे आह के साथ रोका और आहिस्ता से कहा, तुम पहले हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर नहीं हो, लेकिन तुम पहले मर्द हो जिसने एंशंट गॉड के रास्ते की कल्टीवेशन की है। मैं एंशंट गॉड के ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। ये ऑरा बहुत हल्का है, लेकिन ये बहुत खालिस है। डीमन स्पिरिट लैंड के लोग जिन्हें मैंने बसीरत दी थी, मेरी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके जिस्म मेरी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। अगर वो ताकतवर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मुख्तलिफ नस्ल का हूँ। अगरचे कल्टिवेटर्स के जिस्म यहाँ के लोगों के जिस्मों से थोड़े बेहतर है, लेकिन उनकी भी हुदूद है। बहुत कम लोग मेरी ताकत बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम किसी और से ज्यादा मुनासिब हो। यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना। वांग लिन ने काफी देर तक सोचा, फिर पुरसुकून लहजे में कहा, मेरे जिस्म की मरम्मत करो और मुझे डिवाइन रेट्रिब्यूशन का मुकाबला करने की ताकत दो। आवाज गूंजी, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। इस लम्हे वांग लिन का जिस्म जो जमीन में गहरा था, फौरन एक विशाल ताकत से घिर गया। उसका जिस्म आंखों से देखी जा सकने वाली पागल रफ्तार से ठीक हुआ। उसकी मेरिडियंस वापस जुड़ गईं और अब पहले से भी ज्यादा सख्त थीं। उसकी हड्डियां दोबारा बनी और मुकम्मल तौर पर ठीक हो गईं। दरहकीकत उनकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। उसका गोश्त और खून एक पल में ठीक हो गए। ये सब कुछ इंतहाई मुख्तसर वक्त में हुआ। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी वांग लिन की मेरिडियंस के साथ हरकत में आई और उसके पूरे जिस्म में सफर किया। उसी वक्त उसके जिस्म को घेरे हुए वो विशाल ताकत अचानक सुखड़ी और उसके जिस्म में दाखिल हो गई। सतह पर 5 बूढ़े आदमी अभी अपने गहरे गड्ढों से बाहर निकले थे और दोबारा कोसने ही वाले थे। ताहम ठीक इसी लम्हे वो पांचों चौंक गए और उस गड्ढे को घूरा जहां वांग लिन था। उनमें से एक बूढ़े आदमी की आंखें फैल गईं और वो खुद से बुड़बुड़ाया, ये क्या ये एंसेस्टर का ऑरा है? लगता है कि ये एंसेस्टर का ऑरा है। जैसे ही वांग लिन का जिस्म गड्ढे से बाहर तैरा, उसके बाल हवा के बगैर हिले और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके जिस्म से नाकाबिले तसव्वुर मिकदार में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी फैल रही थी। वांग लिन का जिस्म हेवेंस माइट के दबाव के नीचे हवा में तैरा। ऐसा लग रहा था जैसे इस लम्हे दबाव का वांग लिन पर कोई असर नहीं हो रहा। जैसे ही वांग लिन आसमान में चढ़ा, उसके जिस्म से निकलने वाली डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पीछे जमा होकर 1000 फीट लंबा एक विशाल ख्याल बनाया। इस ख्याल के 2 सींग थे, तारीक औरा छोड़ रहा था और गहरी पर्पल जिल्द थी। जिस लम्हे ये नमूदार हुआ, सुर्ख बादन ने वहशी दहाड़ों और गरजदार गूंजों के झोंके छोड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीमन पैदा हो गया हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।